चर्चा का विषय है कि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति पहाड़ की है उसमें यहाँ की खेती को स्वरोजगार से क्यों नहीं जोड़ा गया तथा यहाँ पर जो रोज़गार के अवसर हैं वो क्यों नहीं जोड़े गए और उसके लिए सरकार की ओर से कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। जैसे हिमाचल में है, आज वहाँ पर कई स्वरोज़गार के अवसर हैं, जैसे सेब, तमाम तरह की वस्तुएं, वहाँ पर सब्जी उत्पादन, कई चीज़ें वहाँ पर स्वरोज़गार के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा। हमारे साथ कई मेहमान हैं। संदीप भटकोटी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पहाड़ टीवी, और विकास जी हैं, समाज सेवी। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस पे हमें सरकार को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि यहाँ पर पलायन रुक सके और यहाँ पर खेती जो है यहाँ पर स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका, और अनंत उत्तराखंड के इस पेज पे बहुत आभारी हूँ कि जो आपने हमसे अनंत के पेज पे जोड़ा हमें। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पहाड़ों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो रोज़गार है, आज के दौर में पलायन है, जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या वजह है रोज़गार है। आप देखेंगे जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, शहरों में जाएं, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे लोग उत्तराखंड के हैं, खासकर सबसे अधिक लोग पहाड़ों के हैं। और जो बात आपने कही कि जो खेती है या बागवानी है, फलों उत्पादन है, जो हमारा पर्यटन है, तीर्थाटन है, तीर्थाटन तो हम ये कहेंगे तीर्थाटन कहीं ना कहीं रोज़गार के जरिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे यहाँ यात्रा चलती है, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा चलती है, तो तीर्थाटन कहीं ना कहीं हमारी रोज़गार से जुड़ा हुआ है। लगभग 60-70% तो लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे खेती की, तो खेती एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं, प्रदेश सरकार की स्कीमें चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं, लेकिन जो स्कीमें हैं वो पूरी तरह धरातल पे क्रियान्वित नहीं हो पा रही, क्योंकि इनके जो हम लोग कई बार होते हैं, जैसे हम खादों के लिए जाते हैं विभागों में, तो हमें समय से खाद नहीं मिल पाती है। कई बार जो विभागीय योजना है उनकी जानकारी कृषक को नहीं पहुंच पाती है। जो ऋण मिलता है खेती के लिए उसका पूरा लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता, क्योंकि फॉर्मेलिटी बहुत अधिक होती है, विभागों में बताने वाला कोई नहीं है। और ख़ासकर जो कृषि विभाग की बात करें, उद्यान विभाग की बात करें, इनका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है। पहाड़ों में कर्मचारियों की कमी है, संसाधनों की कमी है, और यही सबसे बड़ा वजह है कि जो पहाड़ों में जो हमारा खेती है, बागवानी है, फल उत्पादन है, ये एक मजबूत जरिया नहीं बन पाई है रोज़गार का या स्वरोजगार की। रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें तो यहाँ फल उत्पादन बहुत अच्छा होता है। उखनोट चले जाएँ, माल्टा का बहुत अच्छा उत्पादन है, लेकिन समर्थन मूल्य सही नहीं है, समय से डिसाइड नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। और ऐसे में क्या होता है, जो कई टनों क्विंटलों जो माल्टा है वो बर्बाद हो जाता है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे हम अगर धान की बात करें, गेहूँ की बात करें, तिलहन दलहन, बहुत अच्छी खेती हमारे कई क्षेत्रों में होती है। सब्ज़ी की बात करें, बहुत अच्छी सब्ज़ी हमारे क्षेत्रों में होती है, लेकिन इतनी सब्ज़ी उगाने के बाद, उत्पादन करने के बाद, अगर उसकी विपणन की व्यवस्था न हो, उनका मूल्य सही ना, सर गवर्नमेंट के बाज़ार में उसका मूल्य सही ना मिले, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सवाल किसान के समक्ष ये हो जाता है कि वो करे तो किसके लिए करे। जब उसका सामान बर्बाद जाना है, उसका उत्पादन बर्बाद जाना है, तो फिर उसका उत्पादन करके क्या करना, उसमें उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है इस चीज़ का। और हम ये मानते हैं सरकार की एक ठोस नीति होनी चाहिए इस पर। अगर आप पहाड़ों में एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, कृषकों को बीमा दे रहे, आप 2000 रुपये किसान निधि के दे रहे हो, आप 2000 मत दीजिए किसान निधि का। अगर आप बंदरों के आतंक से निजात दिला पाते हो, वो काम कीजिए। 2000 आप कब तक देते रहेंगे, दूसरी सरकार आएगी 2000 बंद कर देगी। तो हमारे ये है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो ढांचा है खेती का, उत्पादन का, जो फलोत्पादन का ये ढांचा है पहाड़ों में, जो समस्याएं हैं, संसाधन, उनको मजबूत करने की जरूरत है। कृषक के जो सुविधाएं कृषक को देनी चाहिए वो उसको एट अ टाइम 24 घंटे सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब कृषक अपने खेतों को छोड़ के खाद के लिए मार्केट जाता है, विभागों में जाता है, चक्कर काटते काटते थक जाता है, और आम किसान तक पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। इसलिए सबसे बड़ा कारण है। भटकोटी जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको कौन सा रोज़गार अपनाना चाहिए ताकि उनको यहाँ से पलायन न करना पड़े। देखिए, अभी मैं बताऊं, पहाड़ में रोज़गार की बहुत संभावना है, अत्यधिक संभावना है। आप खेती को भी जोड़ सकते हैं, आप जैविक खेती कर सकते हैं, दालें उगा सकते हैं आप। मंडोवी का बहुत अच्छा हमारे यहाँ, झंगोरे का बहुत, इतने बाहर देखो आप शहरी क्षेत्रों में इतना महंगा जाता है,
यहाँ का मंडवा, यहाँ मंडवा 20-30-25 किलो मिलता है, आप दिल्ली में जाओ 60-60, 70-100 रुपये किलो बेचते हैं वहाँ पे। यहाँ से ले जाते लोग, बाहर से आके यहाँ से इकट्ठा करके ले जाते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में ही हम कोई यहाँ लड़की है वो काम करती है इसका मंडवे का, झंगोरे का, तो यहाँ से कट्टे भर के और 1.5 दिन से दिल्ली पहुँचाते हैं। तो बता रहे वहाँ 2-2-250 रुपये किलो में मिलता है। तो काम करने के लिए तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे खेती के प्रति उनका जो रुझान है कम होता जा रहा है। हालांकि आंकड़े जो भी कहें सरकारी, लेकिन जो धरातल है वो कम है, क्योंकि लोगों को इसलिए भी इसी वजह से क्योंकि जंगली जानवर बहुत होते हैं। जंगली जानवरों के चक्कर में बंदर हैं, सुअर हैं, बहुत नुकसान होता है। हमारे क्षेत्र में देख लो, गाँव में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। धीरे धीरे मैं आपको बता दूं आपको कि हमारे गांव में भी अगर हम बात करें तो कभी कभी 80% तक खेती करते थे लोग। धान की रोपाई, गेहूं, बाजरा, मक्का, मंडवा, झंगोरा, आज वो घट के 20% पे आ गया। जिन खेतों में कल तक लोग ये चीज़ें धान धून बोते थे, वो असिंचित में आ गए, तो वहाँ भी वो असिंचित खेती भी नहीं हो पा रही। सिंचित तो गई, असिंचित भी नहीं हो पा रही। उसका है सब्जी का हल्का फुल्का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन जो आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, पर्यटन का अच्छा रोज़गार हमारे यहाँ, हमारे ट्रैकिंग रूट है, बहुत अच्छे से ट्रैकिंग स्थल है, पर्यटक स्थल है, ट्रैकिंग करवा सकते हैं हम प्रशिक्षण लेके, ट्रेनिंग लेके। ट्रैकिंग के लिए भी हमारे यहाँ कोई एडवेंचर या ट्रैकिंग में हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से भी सरकार ने कुछ बड़ा काम नहीं किया। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं अच्छे, जहाँ जहाँ लोग इच्छुक हैं। वो है फलों उत्पादन में, फल का उत्पादन अच्छा, उखीमठ साइड बहुत अच्छा उत्पादन होता है, वहाँ कोल्ड स्टोर बना दो एक, तो उस पर भी अच्छा हो सकता है। सब्जी का उत्पादन की बात करूँ, ये अच्छा जरिया बन सकता है। खेती के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। खेती के लिए जंगली जानवर हैं, कई चीज़ें हैं, उर्वरक खाद हैं, ये चीज़ें सरकार को एक इसका ढांचा मजबूत करना चाहिए जिससे लोग ये जुड़ सकें। हम तो कहते हैं। और अभी तो ये यहाँ पर आजकल जो ये NGO खुल रखे हैं बहुत सारे, तो देखें मार्केट में कई जगह ये स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, स्टॉल लगा रखे हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। वो ये भंजीरा बेच रहे हैं, भांग को बेचते हैं, जिससे चटनी चुटनी तमाम प्रकार की चीज़ें बनती हैं, दालें हैं, घर की दालें हैं। अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट तब बढ़ेगा जब गवर्नमेंट इस चीज़ में, इसमें 50 से 60% गवर्नमेंट को अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं रोज़गार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं और यहाँ पर जो खेती है उसको कैसे स्वरोज़गार में तब्दील किया जाए। आइए इसी क्रम में हमारे साथ विकास जी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर एक बात भटकोटी जी ने कही थी कि NGO यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जबकि यहाँ पर कई सहकारी समितियाँ भी हैं, वो काम करती हैं, लेकिन उनको सरकार के द्वारा पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो आधे अधूरे में छूट जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं। तो विकास जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर जो हमारे स्वरोजगार के अवसर हैं, आप युवा भी हैं, और यहाँ पर आप क्या लगता है कि कैसे यहाँ पर रोज़गार पैदा होंगे हमारे पहाड़ में, ताकि हमको यहाँ से पलायन न करना पड़े। जी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जैसे रोज़गार की पहाड़ पर बात की जाए, स्वरोजगार की बात की जाए, तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि भौगोलिक दृष्टि से ये उत्तराखंड एक अति संवेदनशील जोन माना जाता है। यहाँ पर रोज़गार करना मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। अगर कृषि की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर आपदाएं जो आप देख रहे हैं, विगत कई वर्षों से आपदा की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील जोन रहे हैं। और भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र 80 से 85% पहाड़ी क्षेत्र पूरा उत्तराखंड बसा हुआ है। तो इसमें खेती करना एक बहुत बड़ी चुनौती जो होती है। तो यहाँ पर सरकार को एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ जाती है सिंचाई वाली। तो सरकार को इस चीज़ पर, सिंचाई के लिए यहाँ पर विशेष कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना सिंचाई के जो है कोई भी खेती, मानी नहर हो, और जो नदियाँ, यहाँ पर नदियाँ तो हैं, लेकिन उन नदियों का उपयोग सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं करना चाह रहा है रोज़गार, जो है यहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो है यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उपयोग कर अपना रोज़गार कर सकें। कुछ चीज़ों में तो हो जाता है, जैसे पर्यटन के क्षेत्र को लेकर थोड़ा बहुत रोज़गार तो है यहाँ पर, लेकिन जैसे ये सब्जी उत्पादन, कृषि को लेकर अगर देखें तो कृषि को लेकर यहाँ पर 5 से 10% लोग ही कृषि का व्यवसाय कर रोज़गार कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए सरकार को, कृषि विभाग को जो भी योजनाएं हैं उसे उस सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए।
अच्छा, इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ पर सतीश भट्ट जी हैं जो बागवानी का भी काम करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर उनको क्या दिक्कत आती हैं। जैसे खाद और बीज को लेकर काफ़ी परेशानी जनता को होती है, तो इसी में क्रम में वो बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर क्या परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। मैं ये जो आपने सवाल किया है कि किसानों को क्या कौन कौन सी समस्या मुख्य रूप से यहाँ पर होती हैं, तो मुख्य रूप सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है खाद और बीज को लेके। बाज़ार हर चीज़ का मिल जाता है, क्योंकि जब उत्पादन होगा तो बाज़ार तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा उसको। अब दिक्कत क्या है कि हमारा जो रुद्रप्रयाग जनपद की हम बात करते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद एक तरफ से तो जैविक जिला घोषित हो गया है, लेकिन अभी तक जब हम जो बीज दे रहे हैं, बीज अभी भी हाइब्रिड बीज किसानों को दे रहे हैं। जबकि जैविक खेती जब हम करते हैं तो उसको जो हम पारंपरिक खेती जो हमारे मानी पुराने जो पूर्वज करते हुए आ रहे थे, तो पारंपरिक खेती को ही जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती में क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रेंट हो गया या बाकी जो भी उस बीज को चाहिए होता है वो उस मात्रा में नहीं मिल पाता है हाइब्रिड बीज को, जिस मात्रा में उसको जो है रासायनिक दवाएं उसकी पूर्ति जो है कर सकती हैं। अब जैविक को क्या चाहिए कि जैविक जो है एक तरफ से सतत प्रक्रिया है, धीरे 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 करके चलेगा वो और बनते हुए चल जाएगा। अब हम बात करें जैविक की, लेकिन जो है भाई बीज दे रहा हम हाइब्रिड बीज, तो ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है किसानों को वो स्तर तक नहीं पहुँचा पा रहा है जिस स्तर पर किसान को पहुँचना चाहिए। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि हम जो है जो हमारे यहाँ पर जो स्वरोजगार करना चाहते हैं जो लड़के, अगर वो जो यहाँ पर थोड़ा सा बीज गोदाम खोल दें, अपना छोटा सा बीज की दुकान खोल दें, केमिकल की दुकान खोल दें, जैविक केमिकल की दुकान खोल दें। बहुत सारे लड़के ऐसे जो है खेती के बारे में जानते हो तो वो जो है टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाएं। अब होता क्या कि जैसे अभी बीच में सवाल आ रहा था कि जो है बहुत सारे एनजीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने जैसे भटकोरी जी ने बोला बहुत अच्छा उनका चल रहा है, बहुत अच्छा उनका चल रहा है। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि बहुत अच्छा उनका चल रहा है, लेकिन वो क्या है सीमित स्तर पर ही उनका जो कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र उनका सीमित होता है। जबकि जो खेती किसानी बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक। तो हमारा जो क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पहुंच जो है अपनी पहुंच को हमें जो है बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और प्रत्येक गांव से लेकर वहां पर जो है छोटे छोटे जैसे हम किसान सेवा केंद्र हैं, जैसे पहले हमारी सहकारी समिति होती थी जो आज मिनी बैंक के नाम से जानी जाती हैं, उन मिनी बैंकों को फिर से, क्योंकि वो सहकारिता भी हमारी हैं, किसानों की सहकारिता हैं, उन सहकारिता को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। वो जो है चल रही हैं अभी भी। तो जैसे वो पुराने ज़माने में खाद बीज बांटती थी, आज भी वो क्योंकि वो किसानों को ऋण देती हैं वो सहकारिता है, तो उन सहकारिता के माध्यम से ही खाद और बीज का वितरण दोबारा किया जाए। और जिन क्षेत्रों में जैसे आजीविका परियोजना चली, वहाँ पर जो है सहकारिता बनी, वो बहुत अच्छी परियोजना चली। वो किसानों को जो है बहुत अच्छा जो है उन लोगों ने सिखाया कि आपको जो है उत्पादन है, विपणन किस तरह से करना है, मार्केट किस तरह से करना है। किसान का भी जो है व्यापारी नहीं हो सकता है, लेकिन उसको सिखा के सब कुछ हो जाता है। और ये जो जलागम परियोजना है, यहाँ से भी जो है बहुत सारे बीज गया, खाद गया, इनपुट बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि ये लिमिटेड है, 5 साल 7 साल, इससे ऊपर ये चलती नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि जब कोई ऐसी स्कीम किसी क्षेत्र, क्योंकि ये जो है अनस्किल्ड क्षेत्र है, खेती किसानी में बिल्कुल अनस्किल्ड क्षेत्र है, तो ये अनस्किल्ड क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है जो योजनाएं जो भी चलें वो जो है लगातार ऐसे चलें कि 10 साल 15 साल इस तरह से चलें जैसे हिमाचल की तर्ज पर, तभी हम इस चीज़ को यहाँ पर कर पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा कहा सतीश जी कि यहाँ पर जो सहकारी समितियाँ थी वो मिनी बैंक में तब्दील हो गई और उनका जो कार्य था वो बदल गया। लेकिन सरकार को नई पॉलिसी बनाकर फिर से किसानों के प्रति सोचना चाहिए और जगह जगह जो दिक्कतें आ रही हैं उसको जनता के बीच जाकर पूछना चाहिए और एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे यहाँ पर स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकें। और मैं राजेश भट्ट रुद्रप्रयाग से अनंत उत्तराखंड।